सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। आशा करती हूँ कि अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक, इसका शीर्षक है क्रिया। बच्चों, आज मैं क्रिया के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। तो बच्चों, सब लोग अपनी अपनी हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक को बच्चों खोल लीजिए और टॉपिक के ऊपर निशान लगा लीजिए। आज हम क्रिया के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी क्रिया का मुख्य टॉपिक आ चुका है, तो मेहरबानी करके अपनी अपनी पेंसिल के माध्यम से क्रिया शब्द को अपनी टेक्स्ट बुक में टिक लगा लीजिए। और अब हम क्रिया की परिभाषा के बारे में मैं बताऊंगी कि क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, क्रिया की परिभाषा आपकी बच्चों स्क्रीन पे के ऊपर भी आ गई है। बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए कि क्रिया का परिभाषा किसे कहते हैं। कहते हैं क्रिया की परिभाषा कि जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्या बोलते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के बच्चों कुछ उदाहरण भी इस प्रकार हैं, जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण है रीमा और रोहन झूला झूल रहे हैं। तीसरा उदाहरण है बाहर आंधी चल रही है। चौथा उदाहरण है नदी बह रही है। तो बच्चों, मैंने 4 अभी उदाहरण बोले हैं कि उपयुक्त वाक्यों में खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, चल रही है और बह रही है, ये जितने भी शब्द हैं ये क्या हैं बच्चों, ये क्रियाएं हैं। पहले और दूसरे वाक्यों में बच्चे, रीमा और रोहन क्या है, करता है। और अंतिम 2 वाक्यों में कोई भी कर्ता नहीं है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में क्रिया स्वयं हो रही है। इस वाक्य में क्रिया स्वयं हो रही है, उसमें कोई भी कर्ता प्रधान नहीं होता। बच्चों, कुछ उदाहरण इसके आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों आ चुके हैं। बहुत बच्चों ध्यान से देखिए और सुनिए कि इसका उदाहरण कि मुझे लिखना है, और दूसरा उदाहरण है मैं पढ़ रहा हूँ, और तीसरा उदाहरण है माँ खाना पका रही है। ये 3 जो भी शब्द हैं और इनके उदाहरण ये किसको दर्शाते हैं, ये क्रिया शब्द को दर्शा रहे हैं। मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ, माँ खाना पकाती है, ये तीनों शब्द किसके उदाहरण हैं, क्रिया शब्द के उदाहरण हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ उदाहरण जो भविष्य काल में जो काम होने वाले जो उदाहरण हैं वो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, भविष्य काल में काम होने वाले कुछ उदाहरण। कभी कभी हम कुछ योजनाएं बनाते हैं, कभी कभी हम कुछ योजना बनाते हैं कि आगे हम ये कार्य करने वाले हैं। इसे कहते हैं भविष्य में कोई काम होने वाले काम है। पहला है आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों, पहला उदाहरण है मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। और दूसरा उदाहरण है तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे। इन वाक्यों में ये बताया गया है कि मैं क्या करने वाला हूँ आने वाले समय के लिए। मैं क्या करने वाला हूँ आने वाले समय के लिए, इसे भविष्यकाल का संकेत कर देते हैं। जो ये वाक्य जो हैं वो किसको संकेत कर रहे हैं, भविष्य काल में काम होने वाली क्रियाओं को संकेत कर रहे हैं या इसको दर्शा रहे हैं। अब बच्चों, क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है धातु। कि धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं। कहते हैं क्रिया संबंधित महत्वपूर्ण बातों में धातु का नाम बहुत ही सर्वप्रथम आता है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत में हुआ है और संस्कृत में कि जो क्रिया का मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। समकी और संस्कृत में क्रिया का मूल रूप को क्या बोलते हैं,
धातु कहा जाता है। इनके साथ ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप को दर्शाया जाता है, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पहला आ गया पढ़ना, पहला उदाहरण है पढ़ना। पढ़ना क्या है, ये एक तरह की क्रिया का शब्द है। जो पढ़ जो है वो कौन सी धातु है, ये धातु का नाम से बनता है। यानी कि धातु के भी बहुत रूप होते हैं। जैसे पढ़ना, ये क्रिया शब्द जो है वो पढ़ धातु से लिया गया है। धातु के भी बहुत से रूप होते हैं, जैसे चल, उठ, लिख, देख, वह, बैठ आदि। और सामान्य रूप कौन से होते हैं, जैसे चलना, उठना, लिखना, देखना, बहना, बैठना आदि। ये बच्चों जो भी मैंने अभी उदाहरण बोले हैं आपको, ये जो भी शब्द बोले हैं, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये क्रिया धातु का रूप लेते हैं। इन्हें ही हम धातु का हमको दर्शाते हैं। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्रिया के भेद, क्रिया के बच्चों कितने भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। मगर पहला भेद क्या है, सकर्मक क्रिया, और दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब सकर्मक क्रिया की परिभाषा आ चुकी है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए भी और सुनिए भी कि सकर्मक क्रिया क्या है। कहते जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। मकी जितने भी ये प्रभाव पड़ते हैं या किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है या काम करने वाले लोगों पर पड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है। दूसरा है रमा सितार बजा रही है, रमा सितार बजा रही है। तीसरा है दादी माँ रामायण पढ़ रही है, दादी माँ रामायण क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। और चौथा है विक्रम आम खा रहा है। तो जितने भी बच्चों ये उदाहरण हैं ये किसको दर्शा रहे हैं, सकर्मक क्रिया को दर्शा रहे हैं। बच्चों इन वाक्यों में जितने भी मैंने भी उदाहरण बोले हैं, खा रहा, पढ़ रहा, ये सब बच्चों क्या है, ये क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं का फल कर्म पर ही पड़ता है। जैसे विक्रम द्वारा आम खाने की क्रिया हो रही है, इस क्रिया का प्रभाव आम यानी कि कर्म पर पढ़ रहा है। इसी प्रकार दादी माँ द्वारा रामायण पढ़ने की क्रिया हो रही है, इस क्रिया का प्रभाव रामायण यानी कि कर्म पर पड़ रहा है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अकर्मक क्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो अब आज चलते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में कुछ चर्चा करने कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। कहते किसी क्रिया का वह रूप जिसके साथ कर्म का उल्लेख ना किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। कि क्रिया का वह रूप जिसके साथ कर्म का उल्लेख ना किया गया हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक दौड़ रहा है, मीरा गा रही है, बच्चा रो रहा है, राजन बजा रहा है। मतलब कि इसमें कर्म नहीं होता, कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ने पर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों जितने भी मैंने अभी उदाहरण बोले हैं इन वाक्यों में क्रिया हो रही है पर क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ रहा है। इसी प्रकार की क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं।
पहचान के लिए, जैसे वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, प्रश्न पूछने पर उत्तर ना मिले वे क्या कहलाती हैं, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अब कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसके उदाहरण हैं, जैसे बच्चा रो रहा है, राजन बजा रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे बालक दौड़ रहा है, तो प्रश्न पूछा कि बालक क्या कर रहा है, बालक, तुरंत हमें उत्तर नहीं मिला, तो क्योंकि हमने प्रश्न पूछा कि बालक क्या कर रहा है, हमें तुरंत उत्तर नहीं मिला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का संकेत मिल जाता है या उसे संबोधित करती है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ और परिभाषाएं आ गई हैं कि कैसे क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर भी बदलता है। बच्चों ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका है, बहुत ध्यान से बच्चों देखो कि क्रिया शब्दों का जो रूप है वो कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर भी क्या होता है, बदलता है। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर लिंग का प्रभाव का भी कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुके हैं। बहुत बच्चों ध्यान से देखिए, अब टॉपिक है लिंग का प्रभाव। इसका उदाहरण देखिए कि वह लड़का पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, राधा नाच रही है, सोहन जा रहा है। ये जितने भी उदाहरण हैं ये लिंग का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि लिंग को बदल भी सकते हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर वचन का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। बच्चों इसके उदाहरण सहित कि वचन का प्रभाव, कहते हैं लड़की सो रही है, यानी कि यहाँ पर एक वचन को दर्शा रहा है कि लड़की सो रही है। और दूसरे में देखिए उदाहरण में लड़कियां सो रही हैं, यानी कि दूसरे उदाहरण में क्या दर्शा रहा है कि लड़कियां, यानी कि बहुत सारी लड़कियां सो रही हैं। तीसरे उदाहरण में देखिए बच्चा खा रहा है, बच्चा खा रहा है, यानी कि एक बच्चा खा रहा है। और चौथे उदाहरण में देखिए बच्चे खा रहे हैं, यानी कि बहुत से बच्चे खा रहे हैं। तो बच्चों ये जो जितने भी उदाहरण हैं ये किसको दर्शा रहे हैं, ये वचन को दर्शा रहे हैं कि इसमें एक वचन और बहुवचन की पुष्टि हो रही है। बच्चों क्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है नाम धातु क्रिया का, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है क्रिया से संबंधित। कहते हैं नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जो जोड़ने में जो बनाई जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने वाली जितनी भी बनी हुई क्रियाएं होती हैं वो किसको दर्शाती हैं, नाम धातु क्रियाएं को दर्शाती हैं। नाम धातु का अर्थ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे बनने वाली धातुएं नाम धातु कहलाती है। जैसे अब आप बच्चों इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे शब्द, नाम धातु और नाम धातु क्रिया। जब शब्द में आता है लज्जा, फिर दूसरे में आता है नाम धातु में लज्जा, और नाम धातु क्रिया में आएगा लज्जाना। फिर है शर्म, शब्द है शर्म, नाम धातु शर्म, और फिर नाम धातु क्रिया में शर्माना। जैसे शब्द है आप, फिर नाम धातु में आएगा अपना और उसके अपनाना। ऐसे जो शब्द हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे गर्म, ये है शब्द गर्म, फिर गर्मा, फिर गमराना। ये जितने भी बच्चों शब्द हैं ये शब्द नाम धातु और नाम धातु की क्रिया को संबोधित करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया की।
शब्द एक ही होता है, लेकिन उनके जो रूप होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इन सब शब्दों को हम क्या बोलते हैं? नाम धातु की संज्ञा दी जाती है, यानी कि क्रिया दी जाती है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण की इसमें विशेष भूमिका रहती है। तभी हम इन शब्दों का उच्चारण या उनके उदाहरण इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब बच्चों, अब आपको मैं बताऊंगी कि सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। कहते हैं सामान्य क्रिया यानी कि जिस वाक्यों में एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। मगर जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम सामान्य क्रियाएं कहते हैं। जैसे मनोज फल खाता है, मनोज फल खाता है। फिर दूसरा उदाहरण है गीता पत्र लिखती है, यानी कि गीता क्या करती है? पत्र लिखती है। अब बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। पहले मैंने बताया था कि सामान्य क्रिया के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब आता है संयुक्त क्रिया कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसका भी उदाहरण ले लीजिए बच्चों कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। और दूसरा उदाहरण है रमेश रोने लगा, रमेश क्या करने लगा? रोने लगा। तो ये दो जो उदाहरण हैं ये बच्चों किसको दर्शा रहे हैं? संयुक्त क्रिया को दर्शा रहे हैं। अब बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये क्रिया में, इसके भी बहुत सा संबंध हैं। इनके आधार पर ही हम वाक्य को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। फिर आता है प्रेरणात्मक क्रिया। बच्चों, अब मैं आपको प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में कुछ जानकारी दूंगी कि प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं। कहते जिन क्रियाओं से कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षिका विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाती है, शिक्षिका विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाती है। इस वाक्य में पढ़वाती है यानी कि प्रेरणात्मक क्रिया है। जिसका कर्ता है शिक्षक, जिसका कर्ता कौन है? शिक्षक है। किंतु वे स्वयं नहीं पढ़ती बल्कि विद्यार्थी को प्रेरणा देती है। अतः कि क्या करती है? शिक्षिका प्रेरक है यानी कि कर्ता है, और विद्यार्थी जिसे प्रेरणा दी जाती है तो वो क्या है? प्रेरित यानी कि करता है। इसी प्रकार क्या है बच्चों कि प्रेरणात्मक क्रिया में दो कर्ताएं होते हैं। एक है प्रेरणात्मक कर्ता जिसमें प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया है और दूसरा प्रेरित कर्ता और जिसमें द्वितीय प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं, उसे प्रेरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। जितने भी बच्चों ये शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया को संबोधित कर रहे हैं। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्रियाएं तीन रूपों में प्रयोग होती हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये आ चुका है, बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा कि क्रियाएं तीन रूपों में प्रयोग की जाती हैं। पहला है मूल धातु और दूसरा है प्रथम प्रेरणात्मक, दूसरा प्रेरणात्मक। फिर मूल धातु में पहला है उदाहरण सुनना, फिर है पहला यानी कि सुनना, पहला है सुनना, फिर सुनाना, फिर सुनवाना। यानी कि सुनना का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति सुन रहा है, और दूसरा है सुनाना यानी कि किसी के बारे में वो बता रहा है, किसी अनजान व्यक्ति के बारे में बता रहा है। और सुनवाना यानी कि किसी के बारे में वो सुनवा रहा है, किसी दूसरे के थ्रू वो बतवा रहा है और हम बाकी लोग सुन रहे हैं। फिर ऐसे ही बच्चों दूसरा भी है, जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना।
जैसे लिखना कि वो स्वयं लिख रहा है, और लिखवाना यानी कि कोई किसी दूसरे के रूप में वो लिखवा रहा है। और ऐसे ही, और तीसरा क्या है, अपना दूसरा प्रेरणात्मक क्या है, किसी के द्वारा वो लिखवाया जा रहा है। ऐसे ही बच्चों तीसरा उदाहरण भी पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। फिर चौथा है जगाना, जागना, जगाना, जगवाना। और फिर पांचवा है चलना, चलाना, चलवाना। ऐसे जो शब्द हैं वो दूसरों के प्रति किया गया कार्य को वो हम क्या बोलते हैं, मूल धातु तो हम स्वयं करते हैं, और प्रथम प्रेरणात्मक या हम किसी के द्वारा करवा रहे हैं, और दूसरा प्रेरणात्मक किसी के थ्रू हम ये काम करवा रहे हैं। तो उसका मतलब होता है कि ये क्रियाएं किसी दूसरे रूप से प्रयोग की जाती हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्रियाएं भी समझ में आ गई होंगी। बच्चों इसके कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन के ऊपर और आ चुके हैं। मूल धातु, प्रथम प्रेरणा धातु और दूसरा प्रेरणा धातु। जैसे पहला है मूल धातु का, अब और उदाहरण देखिए, बोलना, बुलवाना, बुलवाना। फिर है डूबना, डुबाना, डुबवाना। उठना, उठाना, उठवाना। फिर है देखना, दिखाना, दिखवाना। फिर है करना, कराना, करवाना। मतलब कि जितने भी मूल धातु हैं ये हम स्वयं करते हैं, और जो पहला प्रेरणात्मक है और दूसरा जो है वो हम किसी और द्वारा हम जो करवाए गए जो कार्य हैं, जो कराई गई जो क्रिया है उसे दर्शाता है। आशा करती हूँ कि ये भी आपको धातु और प्रेरणात्मक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप लोग अपनी अपनी पेंसिल के माध्यम से अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में इसको टिक लगा लीजिए, ताकि आपको और आसानी हो जाए इसको समझने के लिए। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों इसका गृह कार्य आ चुका है। बच्चों जो आज मैंने टॉपिक पे चर्चा की है की क्रिया पे, और इससे संबंधित बच्चों मैंने आपको गृह कार्य भी दे रही हूँ। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है। दूसरा प्रश्न है कि सही क्रिया पर सही का निशान लगाइए। बच्चों जिसके प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और इसके आंसर्स भी हैं। अब आपको जो इसके प्रश्न का सही आंसर होगा उसके आगे आप लोगों ने टिक का निशान लगाना है। तो बच्चों इसको आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, ओनली फॉर टेक्स्ट बुक। इसको आपने नोटबुक में नहीं लिखना। बच्चों तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है कि वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट करके लिखिए। वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट करके लिखिए। तो बच्चों ये भी आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, और राइटिंग बहुत ही बच्चों हैंड राइटिंग बहुत ही सफाई से लिखिएगा, कोई हटापिटी ना हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन ढंग से बच्चों लिखिएगा। और इसको भी आप लोगों ने और सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। बच्चों चौथा प्रश्न में बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि दिए गए प्रश्नों से सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। बच्चों ये भी आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, और बच्चों बहुत सफाई के साथ इसको करना है, और इसको सिर्फ आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, नोटबुक में नहीं करना। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी सी इस तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चों अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखो, और हाथों को भी बच्चों सैनिटाइज़र के साथ, डिटॉल के साथ अपने आप को इसको वॉश करो। अपने आप को भी सेफ रखो बच्चों, किसी भी अनजानी चीज़ को हाथ मत लगाइए। धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बच्चों।